हेलो एंड वेलकम टू एवरीवन। सो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं पॉलिटी की एक नई सीरीज। ये एक्चुअली यूपीएससी का, जस्ट अ सेकेंड, यहाँ से मैं थोड़ा कलर चेंज कर लेता हूँ। या ये यूपीएससी 2024 के लिए है। इससे पहले हमने एक सीरीज चालू की थी, बट वो थोड़ा मिस कैलकुलेशन हो गया था कि हम 2023 में ही वो पूरा कोर्स कंप्लीट कर देंगे, बट ऐसा नहीं था, वो हो नहीं पाएगा क्योंकि हमें इन डिटेल हर एक चीज़ को यहाँ पे एक्सप्लेन करने का है। तो यहाँ पे हम नया सीरीज शुरू कर रहे हैं यूपीएससी 2024 के लिए, जिसमें सारे सब्जेक्ट, ऑल सब्जेक्ट जो हैं वो कवर होंगे यहाँ पे। सो लेट स्टार्ट, बिना कोई हम टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। और हाँ, इसमें रोज़ आज से एक वीडियो आने वाला है। सो आपसे विनती है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इसमें क्या होता है ना कि यही कंटेंट कोई पैसे देकर, अगर आपको कोई अलग से एप्लीकेशन पे या फिर कहीं वेबसाइट पे पढ़ा रहा होता है या फिर अपने नोट सेल करता है, तो फिर वो आप वहाँ पे चले जाते, उसको लगता है, आपको लगता है कि ये जो कंटेंट देगा वो सही देगा। लेकिन अगर वही कंटेंट हम यूट्यूब पे डाल देते हैं जो फ्री ऑफ कॉस्ट, तो आप वहाँ से नहीं पढ़ते हो, क्योंकि ये तो फ्री है, आपको विश्वास नहीं रहता, ट्रस्ट नहीं रहता कि हाँ ये सही ही होगा। लेकिन मैं आपको बताता हूँ, इसमें जितना भी मैंने आपको कंटेंट डाला है, इसमें आपका लक्ष्मीकांत हुआ, या फिर आपका ये एनसीईआरटी हुई, या कोई भी आप फेमस बुक ले लीजिए जो यूपीएससी एस्पिरेंट पढ़ते हैं, फेमस बुक, वो सारा का सारा पॉइंट यहाँ पे मैंने कवर किया हुआ है। तो आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है कि मैं कौन सा मटेरियल रेफ़र करूँ, किसको छोड़ूं। इसमें सबका, सारे मटेरियल का एक ही क्रक्स है, जो वीनेडी क्लासेस लेकर आया है आपके लिए। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। पॉलिटी का इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। जस्ट अ सेकेंड, ये सब। सो पॉलिटी का इंट्रोडक्शन स्टार्ट करते हैं। तो पहला, पॉलिटी आखिर है क्या है। पॉलिटी जो है एक ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है, किसका? गवर्नमेंट ऑफ स्टेट का। पॉलिटी क्या है? एक ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है किसी भी गवर्नमेंट ऑफ स्टेट का। जैसे कि अगर कोई गवर्नमेंट है तो कोई स्ट्रक्चर पे काम करती होगी। स्ट्रक्चर जैसे कोई मोनार्कियल पे काम करती है, कोई डेमोक्रेसी पे काम करती है, तो क्या एक स्ट्रक्चर हो गया। तो पॉलिटी एक ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है जिस पे गवर्नमेंट ऑफ स्टेट, किसी भी स्टेट की गवर्नमेंट उस पर काम करती है। ठीक है, तो पॉलिटिक्स क्या है यहाँ पे? पॉलिटी प्लस पॉलिटिक्स, इन दोनों के बीच में डिफरेंस बताने की कोशिश की गई है। पॉलिटी एक काउंटेबल मेथोडोलॉजी और एक्टिविटीज है जो एसोसिएट करती है रनिंग गवर्नमेंट के साथ, या उनके ऑर्गेनाइजेशन के साथ, या उनके मूवमेंट के साथ। सिंपल है। पॉलिटी पता चल गया कि ये, हाँ भाई, पॉलिटी एक जो है पूरा का पूरा स्ट्रक्चर है। लेकिन स्ट्रक्चर को चलाने के लिए कोई मेथोडोलॉजी तो होगा। ये मेथोडोलॉजी वो कौन तय करता है? मेथोडोलॉजी वो तय करता है जो एक रनिंग गवर्नमेंट होती है, वो तय करती है कि क्या, अ, किस मेथोडोलॉजी से या किस एक्टिविटीज़ के थ्रू इस स्ट्रक्चर को चलाना है। तो ये था हमारा डिफरेंस पॉलिटी और पॉलिटिक्स के बीच में। अब हम दूसरा क्वेश्चन उठता है, कॉन्स्टिट्यूशन वाई एंड हाउ। आखिर कॉन्स्टिट्यूशन क्यों जरूरत पड़ा और कैसे इसको बनाया गया। वाई डू वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, इस क्वेश्चन का जवाब जानेंगे। कॉन्स्टिट्यूशन के फंक्शंस क्या है, ये भी जानेंगे। आखिर व्हाट रोल डज इट परफॉर्म फॉर अ सोसाइटी, सोसाइटी में ये कौन सा रोल परफॉर्म करता है। पॉजिटिव रोल परफॉर्म करता है, नेगेटिव रोल परफॉर्म करता है, ये सब जानना जरूरी है।
हाउ डज कॉन्स्टिट्यूशन रिलेट टू आवर डेली एग्जिस्टेंस? हमारे रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कॉन्स्टिट्यूशन कैसे रिलेट करता है? क्या ये अफेक्ट डालता है हमारे लाइफ को? अगर डालता है तो कितना डालता है? ये सब हमें जानना है। आंसरिंग दिस क्वेश्चंस इज नॉट एज डिफ़िकल्ट एज यू माइट थिंक। तो इन क्वेश्चंस का जवाब देना ऐसा नहीं है कि डेट डिफ़िकल्ट इतना हो कि हमें समझ में ही ना आए। तो पहला कि भाई कॉन्स्टिट्यूशन हमें अलाउ करता है कोऑर्डिनेशन एंड एश्योरेंस। कॉन्स्टिट्यूशन क्या अलाउ करता है? कोऑर्डिनेशन रखना और एक कुछ चीज़ की एश्योरेंस देता है। इसका बेसिक प्रिंसिपल क्या है, या फिर बेसिक प्रिंसिपल और लॉ ऑफ नेशन क्या है? बेसिक प्रिंसिपल एंड लॉ ऑफ नेशन स्टेट, या फिर आप किसी भी सोशल ग्रुप का कह लो, वो है ये डिटरमाइन करता है पावर एंड ड्यूटी ऑफ गवर्नमेंट का, और गारंटी देता है कुछ सर्टेन राइट्स टू पीपल। तो यहाँ से दो चीज़ें पता चली कि गवर्नमेंट को ये उसकी ड्यूटी बताता है, और लोगों को, पीपल को ये उनके राइट्स प्रोवाइड करवाता है। ये यहाँ पता चल गया। दूसरा, कैन प्राइवेट इंस्टीट्यूट हैव कॉन्स्टिट्यूशन? इसका जवाब है यस। प्राइवेट किसी भी इंस्टीट्यूट का एक कॉन्स्टिट्यूशन हो सकता है। जैसे कि मैंने कोई एक कंपनी खोली या कोई भी एक इंस्टीट्यूट खोला, तो मैं अपने उसमें कंपनी में रूल्स रेगुलेशंस और उस कंपनी के बेसिक प्रिंसिपल्स क्या, ये सब मैं लिख सकता हूँ। लेकिन ऐसा नहीं कि जो मैं रूल्स लिख रहा हूँ वो जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन उस पर अफेक्ट डाले, ऐसा नहीं हो सकता। तो हाँ, कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसके उस पे मैं क्या कहता हूँ, एक प्राइवेट इंस्टीट्यूट का कॉन्स्टिट्यूशन हो सकता है। ठीक है, इसको थोड़ा जूम कर लेते हैं ताकि और सही से पढ़ सके। हाँ, फंक्शंस। आखिर फंक्शंस क्या है? फंक्शंस रूल्स दैट पब्लिकली प्रोमुलेटेड। इसके फंक्शंस ये है कि कोई भी रूल्स जो आता है तो पूरे पब्लिक में उसको लागू किया जाता है। ऐसा नहीं कि जैसे कि ये पूरी की पूरा मेरा एक इंडिया है तो मैं किसी पार्ट पे उसको लागू करूँगा। अगर कोई रूल्स बन रहा है तो सबके लिए बनेगा, ना कि किसी एक कोई हिस्सा के लिए। मिनिमल डिग्री ऑफ कोऑर्डिनेशन। इसका मतलब क्या करना है कि अचीव करना मिनिमल डिग्री ऑफ कोऑर्डिनेशन। इसका मतलब होता है कि देखिए, कोऑर्डिनेशन बनाना हमारा काम है, लेकिन 100% कोऑर्डिनेशन नहीं बन सकता। तो जितना इस कोऑर्डिनेशन के का जो गैप है ना बनने का, उसको मिनिमाइज करना, ये कॉन्स्टिट्यूशन का काम है। ठीक है, बट दीज रूल मस्ट नॉट ओनली बी नोन, दे मस्ट ऑल्सो बी एनफोर्सेबल। जो भी रूल्स हम बना रहे हैं ना, ऐसा नहीं कि भाई हमने बना दिया, थियोरी में बना दिया, प्रैक्टिकली उसको यूज ही नहीं किया, ऐसा नहीं होना चाहिए। जो भी रूल्स बना रहे हैं सिर्फ जानने के लिए नहीं बना रहे, उसको एनफोर्स को लागू भी करवाना है। ये कॉन्स्टिट्यूशन का काम होता है। पहला फंक्शन होता है कॉन्स्टिट्यूशन का कि प्रोवाइड करे। क्या प्रोवाइड करे? बेसिक रूल्स जो अलाउ करता है मिनिमल कोऑर्डिनेशन अमॉन्ग्स्ट मेंबर ऑफ सोसाइटी। कम से कम कोऑर्डिनेशन तो होना ही चाहिए, ऐसा ये पहला कोशिश होता है, पहला काम होता है किसका? कॉन्स्टिट्यूशन का, कि कुछ बेसिक रूल्स उसका पहला यही होता है कि मिनिमल कोऑर्डिनेशन दिलाए इन मेंबर ऑफ द सोसाइटी। ठीक है, इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशन जो है एक बॉडी है किसका? फंडामेंटल प्रिंसिपल का, अकॉर्डिंग टू विच जो स्टेट है कॉन्स्टिट्यूट हुआ है या फिर गवर्न किया जाता है। इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे कि हमने एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, तो इसका काम होता है, इसका फंडामेंटल इसका फंडामेंटल प्रिंसिपल ही यही होता है कि ये एक किसी भी स्टेट को कॉन्स्टिट्यूट करे, किसी भी स्टेट को कॉन्स्टिट्यूट करे, या फिर ये बताए उसको कैसे गवर्न किया किया जाना है।
ये कॉन्स्टिट्यूशन का काम होता है। अब हम जानते हैं स्पेसिफिकेशन ऑफ डिसीजन मेकिंग पावर, ये क्या है। ये स्पेसिफाइज करते हैं बेसिक एलोकेशन ऑफ पावर इन अ सोसाइटी। भाई हमारे पास अलग अलग टाइप के पावर है, जैसे कि बिल बनाने का पावर, जजमेंट का पावर, हाँ जजमेंट का पावर, ये सब पावर है हमारे पास। तो एक कॉन्स्टिट्यूशन हमें ये बताता है कि ये हमारी सोसाइटी है, तो बिल बनाने का पावर, जजमेंट का पावर, या फिर उस बिल को पास करने का पावर, बिल को पास कर एक सोसाइटी में किसको कितना देना है, कौन गवर्नमेंट चुनेगा, गवर्नमेंट कैसे बनेगी, कौन सा इंडस्ट्रियल एरिया किसको जाएगा, ये सब कॉन्स्टिट्यूशन ही बताता है। दूसरा आप चलते हैं यहाँ पे, ये डिसाइड करता है कि कोई भी जो लॉस बन रहा है वो क्या होगा। ये डिसाइड हु गेट टू डिसाइड द लॉ विल बी, जैसे कि एक कोई लॉ बन रहा है, अब ये लॉ बनाएगा कौन, ये भी ये डिसाइड करेगा। जैसे कि मोनार्कियल कॉन्स्टिट्यूशन में क्या होता है कि मोनार्क डिसाइड करता है। जैसे कि सम कॉन्स्टिट्यूशन लाइक ओल्ड सोवियत यूनियन है, एक सिंगल पार्टी है, वहाँ कोई दूसरा अपोजिशन है ही नहीं, तो वो पावर उसके पास है, पावर टू डिसाइड कि लॉ क्या होगा। लेकिन डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन में क्या होता है कि ब्रॉडली है, ये नहीं कि अपने तक ही रखा हुआ है, इसमें पावर फैला हुआ है। और यहाँ पे लोग डिसाइड करते हैं कि लॉस क्या होंगे फॉर देयर बेनिफिट, फॉर देयर बेनिफिट, ठीक है। अब हम जानते हैं एस्पिरेशन एंड गोल ऑफ सोसाइटी। आखिर एस्पिरेशन एंड गोल्स ऑफ सोसाइटी है क्या। हमारे ओल्डर कॉन्स्टिट्यूशन में उन्होंने अपने आप को बहुत ज़्यादा लिमिटेड कर रखा था डिसीजन मेकिंग पावर में, और गवर्नमेंट के पर जो गवर्नमेंट का पावर उसके लिमिटेशन सेट करने में। लेकिन 20th सेंचुरी का जो कॉन्स्टिट्यूशन आया, जिसमें इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन जो है एक फाइनेस्ट एग्जांपल है, जो प्रोवाइड करता है एक पूरा का पूरा फ्रेमवर्क कि गवर्नमेंट आखिर कुछ पॉजिटिव थिंक करेगी कैसे, उसका वो बताएगी, उसके एस्पिरेशन एंड गोल सोसाइटी को लेकर क्या गोल है। ये 20th सेंचुरी में एक फाइनेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने बताया इन डिटेल। अब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है एक को कहा जाता है कि एक इनोवेटिव है, इसमें बहुत, क्योंकि कहा जाए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सबसे बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन माना जाता है, उसमें इन डिटेल सब कुछ लिखा हुआ है। अब नेक्स्ट पॉइंट है सोसाइटी विथ डीप entrenched inequalities of various kinds will not only have to set limits on the power of government, they will also have enable and empower the government to take positive measures to overcome form inequality or deprivation। इसका मतलब हुआ कि हमारे सोसाइटी में इनइक्वलिटीज बहुत ज़्यादा है, बहुत तरीक़ों से। तो कॉन्स्टिट्यूशन यही नहीं देता कि सिर्फ पावर की लिमिट सेट करने को नहीं बताता, बल्कि ये कॉन्स्टिट्यूशन गवर्नमेंट को पावर भी देता है कि कुछ पॉजिटिव चीज़ करे, ताकि इनइक्वलिटी डेप्रीवेशन से हम बाहर निकल सकें और अपने कंट्री को सही बना सकें। फॉर एग्जाम्पल, इंडिया एस्पायर टू बी सोसाइटी दैट इज़ फ्री फ्रॉम कास्ट डिस्क्रिमिनेशन। ये चाहता है कि भाई इंडिया जो है ये जात पात का जो भी मसला है इससे अलग हो जाए। इफ़ दिस इज़ आवर सोसाइटी एस्पिरेशन, द गवर्नमेंट विल हैव टू एनेबल एंड एम्पावर टू टेक ऑल नेसेसरी स्टेप टू अचीव दिस गोल। सिंपल है कि अगर यही हमारी सोसाइटी का एस्पिरेशन है तो गवर्नमेंट का भाई पूरा का पूरा यही काम होना चाहिए, या कि उस कुछ नेसेसरी स्टेप्स ले इस गोल को अचीव करने के लिए। जैसे कि साउथ अफ्रीका एक कंट्री है, वहाँ पे एक डीप हिस्ट्री है कि वहाँ पे रेशियल डिस्क्रिमिनेशन होता है। तो उनका जो नया कॉन्स्टिट्यूशन बनाना, उसमें गवर्नमेंट ने इनेबल किया कि हमें ये रेशियल जो डिस्क्रिमिनेशन है ना उसका एंड करना है। और मोर पॉजिटिवली कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसमें किसी भी सोसाइटी का जो एस्पिरेशन है वही झलकता है
जैसे कि फ्रेमर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, एग्जाम्पल की तौर पे बात करें कि डेट ईच इंडिविजुअल इन सोसाइटी शुड हैव ऑल दैट इज नेसेसरी फॉर देम टू लीड अ लाइफ इन मिनिमम डिग्निटी एंड सोशल सेल्फ रिस्पेक्ट, मिनिमम मेटेरियल वेलबींग एंड एजुकेशन। जैसे कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का ये था कि एक आदमी को जीने के लिए जितनी डिग्निटी चाहिए, जितना सेल्फ रिस्पेक्ट चाहिए, जितना उसको मटेरियल चाहिए, उसको एजुकेशन चाहिए, इन सब का फुलफिलमेंट हो, ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का एम था। अब अगले चलते हैं। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है इनेबल करता है गवर्नमेंट को कि पॉजिटिव वेलफेयर मेजर्स ले और उनको लीगली एनफोर्स करे, लीगल तरीके से उसको लागू करे। कॉन्स्टिट्यूशन enable government to fulfill the aspirations and create a condition for a just society। सिंपल है कि कॉन्स्टिट्यूशन एनेबल करता है गवर्नमेंट को कि वो सोसाइटी का जो भी एस्पिरेशन है उसे फुलफिल करे और ऐसा कंडीशन क्रिएट करे उस सोसाइटी के लिए कि इजीली इजीली कोई भी सोसाइटी उस एम को पूरा कर पाए और उसे लगे कि हाँ गवर्नमेंट इज वर्किंग फॉर मी। नाउ enable provision of the Constitution of South Africa assign many responsibilities to the government. It wants the government to take measure to promote conservation of nature, make effort to protect person or a group to unfair discrimination, and provide the government must progressively ensure adequate housing to all, health केयर एक्सेट्रा। साउथ अफ्रीका ने असाइन किया बहुत सारे रिस्पॉन्सिबिलिटी गवर्नमेंट को और वो चाहती थी कि वो मेजर्स ले और प्रमोट करे नेचर को बचाने का और एफर्ट लगाए कि वो वहाँ के पर्सनस या फिर उनके ग्रुप को अनफेयर डिस्क्रिमिनेशन से बचाया जा सके। और गवर्नमेंट को एंड प्रोवाइड दैट गवर्नमेंट मस्ट प्रोग्रेसफुली इंश्योर कि उनकी हेल्थ जो है, हाउसिंग जो है, वो सब तरीके से सही सामान चले। तो ये उनके कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया था, उनके कॉन्स्टिट्यूशन में। ठीक है, इन केस जैसे इंडोनेशिया की बात करेंगे तो वहाँ पे गवर्नमेंट जो है एंजॉइन करती है कि इस्टेब्लिश या फिर कंडक्ट कर नेशनल एजुकेशन सिस्टम। इंडोनेशिया में जैसे कि एजुकेशन सिस्टम बहुत ज़्यादा वीक है, तो वहाँ की गवर्नमेंट चाहती है कि यहाँ का जो नेशनल एजुकेशन सिस्टम है वो अच्छा इस्टेब्लिश हो। तो इसीलिए जो इंडोनेशिया की कॉन्स्टिट्यूशन है वो इंश्योर करती है कि पुअर हो, फिर जो चाइल्ड हेल्पलेस हो, डेस्टिट्यूट हो, उन्हें वहाँ की गवर्नमेंट उसका एजुकेशन, उसका उसका मतलब क्या कहते हैं, हेल्थ, फूड वूड, ये सब वहाँ के गवर्नमेंट देखे। अब फंडामेंटल आइडेंटिटी ऑफ पीपल, फंडामेंटल आइडेंटिटी ऑफ पीपल। Finally, and perhaps even most important, a constitution express the fundamental identity of people। इसका मतलब क्या हुआ कि कॉन्स्टिट्यूशन हमें बताता है कि इस कंट्री के जो लोग हैं उनकी आइडेंटिटी क्या है, ये बताता है। यहाँ पे देखो साफ साफ लिखे, दिस मीन पीपल एज ए कलेक्टिव एंटिटी कम इनटू बीइंग ओनली थ्रू द बेसिक कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब बेसिक कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू ही हम जान सकते हैं कि पीपल जो है कलेक्टिव, उनका कलेक्टिवली क्या उनकी आइडेंटिटी है। Is it by agreeing to a basic set of norms about how one should be governed and who should be governed that one form of collective identity। मतलब इसका एक बेसिक सेट है कि जो ये लोग, इनको गवर्न कौन करेगा और कौन करेगा, हु और हाउ, कैसे करेगा। वन हैज ए मैनी सेट्स ऑफ आइडेंटिटीज that exist prior to a constitution। One has many sets of identity that exist prior to the constitution। बहुत सारे आइडेंटिटीज होगा लेकिन उसमें से कुछ एक जिसे कॉन्स्टिट्यूशन एक प्रायोरिटी देता है। बट बाय एग्रीइंग सर्टेन बेसिक नॉर्म्स एंड प्रिंसिपल वन कॉन्स्टिट्यूट वन बेसिक पॉलिटिकल आइडेंटिटी। लेकिन इन सब को सेट करने से पहले उन्हें एक बेसिक
पॉलिटिकल आइडेंटिटी तो सेट करनी ही पड़ती है। सेकेंड ये है कि कॉन्स्टिट्यूशन norms are the overarching framework within which one pursue individual aspiration, goals and freedom। दूसरी बात अगर बात करें कॉन्स्टिट्यूशन की, तो ये ऐसा फ्रेमवर्क है जो इंडिविजुअल एस्पिरेशन, गोल्स और उसके फ्रीडम पे भी काम करते हैं। ये ना है कि सिर्फ ग्रुप ऑफ पीपल के बारे में सोच लिया बस हो गया, नहीं, इंडिविजुअल्स के बारे में भी ये सोचता है। दूसरा, इट डिफाइन द फंडामेंटल वैल्यूज दैट वी मे नॉट ट्रिपास। ये फंडामेंटल वैल्यूज को डिफाइन करता है जिसकी हम उल्लंघना नहीं कर सकते, उसको हम वो नहीं कर सकते, क्या कह देते हैं उसको, हम इलीगली वायोलेट नहीं कर सकते, हाँ, उल्लंघना नहीं कर सकते उसकी। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑल्सो गिव वन मोरल आइडेंटिटी, एक मोरल आइडेंटिटी भी कॉन्स्टिट्यूशन देता है। ये थोड़ा और पतला कर देता हूँ, हाँ। दूसरा, थर्ड और फाइनली, it may be the case that many basic political and moral values are now shared across different constitutional traditions। थर्ड और फाइनली ये है कि ये जो भी इसकी, इट मे बी द केस दैट मेनी बेसिक पॉलिटिकल और मोरल वैल्यूज, बहुत जितने भी बेसिक पॉलिटिकल या फिर मोरल वैल्यूज हैं, अब शेयर किए जाएंगे डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रेडिशंस में। ये एक नेशनल आइडेंटिटी देता है पीपल का, ये हमने जान लिया। और जान लेते हैं और क्या क्या है। अब ऑथोरिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में जानते हैं। ऑथोरिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, इन मेनी कंट्रीज कॉन्स्टिट्यूशंस रिमेन डिफंक्ट because they are crafted by military leaders or leaders who are not popular and do not have a ability to carry the people with them। बहुत सारे कंट्रीज में कॉन्स्टिट्यूशन डिफंक्ट रह जाता है, मतलब उसे फंक्शन ही करने लायक नहीं रहता। क्यों? क्योंकि उसको जो बनाया होता है, जो क्राफ्टेड किए होते हैं, वो मिलिट्री लीडर्स होते हैं या फिर ऐसे लीडर्स होते हैं जो उतने पॉपुलर नहीं हो और उनके पास एबिलिटी नहीं होती है कि वो लोगों को साथ में लेकर चल सके। द मोस्ट सक्सेसफुल कॉन्स्टिट्यूशन जैसे कि इंडिया हुआ, साउथ अफ्रीका हुआ और यूएस हुआ, ये सब कॉन्स्टिट्यूशन है जिन्होंने क्रिएट किया है पॉपुलर नेशनल मूवमेंट से। मतलब इन्हें पता है कि हमारे कंट्री में क्या क्या प्रॉब्लम्स है। उन प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करने के बाद इन्होंने उस चीज़ अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाया है और उस कॉन्स्टिट्यूशन में उसका सॉल्यूशन दिया हुआ है और इसी सॉल्यूशन पे गवर्नमेंट कोई भी काम करती है। ऑल्दो इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन वाज फॉर्मली created by a constitution assembly between December 1946 and 1949 नवंबर। यहाँ से दिसंबर 1946 से शुरू हुआ था और नवंबर 1949 तक कॉन्स्टिट्यूशन हमारा बना था। And it drew upon a long history of the nationalist movement that had a remarkable ability to take along different sections of Indian society together। अब हमारे, क्योंकि हम अंग्रेज़ों के गुलाम थे, तो हमने बहुत सारे नेशनल मूवमेंट किए थे। वो नेशनल मूवमेंट क्यों क्यों किए थे उसकी वजह हमें पता थी, यानी रीजन हमें पता था। तो इसको ध्यान में रखते हुए हमने अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाया हुआ है। नो कॉन्स्टिट्यूशन बाय इटसेल्फ अचीव परफेक्ट जस्टिस बट इट हैज़ टू कन्विंस पीपल that it provide the framework for pursuing basic justice। ऐसा कोई कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है जो खुद से कहे कि अपना मैं एक परफेक्ट जस्टिस दूंगा, लेकिन वो लोगों को कन्विंस करता है कि जो हमने फ्रेमवर्क दिया है उससे आपका जो बेसिक जस्टिस है ना, वो तो फुलफिल होगा ही होगा। द मोर अ कॉन्स्टिट्यूशन प्रिजर्व द फ्रीडम and equality of all its members, the more likely it is to be succeed। जितना
जितना हो सके कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन अपने मेंबर्स के बीच में उसकी उनका फ्रीडम, उनकी इक्वलिटी को प्रिजर्व करता है, उतना ही सक्सेस होता है कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन। इसका मतलब ये है, अब जैसे कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो उसमें इक्वलिटी के बारे में बताया गया हुआ है, उसमें लिखा गया कि हम इक्वलिटी पे चलेंगे, हम फ्रेटर्निटी पे चलेंगे, हम हमारा जस्टिस ऐसा होगा। लेकिन अगर लेकिन अगर वो सिर्फ लिखा हो और वो लागू ना हो ऑन ग्राउंड पे, तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या हुआ, सक्सेस नहीं हुआ। तो इसको सक्सेस होने के लिए उसको जो भी लिखा होता है उसको ऑन ग्राउंड उसको लागू होना भी ज़रूरी होता है। ठीक है। बैलेंस्ड इंस्टीट्यूशनल डिजाइन, वन वे ऑफ सच इंटेलिजेंट डिजाइनिंग ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशन इज to ensure that no single institute acquire monopoly of power. This is often done by fragmenting power across different institutions. एक इंटेलिजेंट डिजाइन की बात करें किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, तो उसका सबसे बड़ा यही होता है कि वो इंश्योर करे कि कोई भी इंस्टीट्यूशन हो वो मोनोपोली ऑफ पावर ना लेके आए। उसका फ्रेगमेंट होना ही चाहिए कि ये भाई तू इतना काम करेगा, तू इतना काम कर, ये ना कि मोनोपोली आ जाए और सारा का सारा काम कोई एक इंस्टीट्यूट कर रहा हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एग्जाम्पल की बात करें तो हॉरिजेंटली हॉरिजेंटली इसने अपने पावर को फ्रेगमेंट कर दिया, टुकड़ों में बांट दिया है, जैसे कि लेजिस्लेचर हुआ, एग्जीक्यूटिव हुआ और जुडिशरी हुआ। लेजिस्लेचर रूल को लागू करवाएगा, नहीं रूल बनवाएगा, एग्जीक्यूटिव उसको एग्जीक्यूट करेगा, मतलब उसको लागू करेगा, उसको कैसे अप्लाई करना है, और जुडिशरी इस रूल को कोई देखेगा कि ये रूल सही है या नहीं है, ये लॉ सही है या नहीं है। दिस ensure that even if one institute want to subvert the constitution, the other can check its transgressions. An intelligent system of check and balance has facilitated the success of Indian Constitution. अगर कोई भी इंस्टीट्यूट, कोई भी अगर फ्रेगमेंटेड सेक्शन कुछ कर रहा है तो दूसरे जो सेक्शंस होते हैं वो उस पर चेक एंड बैलेंस रख सकते हैं। यही खासियत है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की जो इसको सक्सेस बनाता है। ठीक है। Intelligent institutional design is that constitution must strike the right balance between certain values, norms and procedure as authority. अब कॉन्स्टिट्यूशन का जो है एक राइट बैलेंस रखना होता है, उसके कुछ वैल्यूज़ पे, उसके कुछ नॉर्म्स होते हैं, उसके कुछ प्रोसीजर्स होते हैं, क्योंकि वो एज अथॉरिटी एंड एट द सेम टाइम ये अलाउ करते इनफ फ्लेक्सिबिलिटी उसके ऑपरेशन में कि अगर उसे कोई चेंजेस की ज़रूरत है किसी भी उसके सरकमटेंसेस में, तो वो अडेप्ट कर सकता है। टू रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन जो होता है मतलब इज लाइकली टू ब्रेक अंडर द वेट ऑफ चेंज, अ कॉन्स्टिट्यूशन इज दैट ऑन द अदर हैंड टू फ्लेक्सिबल, जैसे कि जिसमें कोई सिक्योरिटी नहीं होता, कोई प्रिडिक्टिबिलिटी नहीं होता, पीपल की कोई आइडेंटिटी नहीं होती। सक्सेसफुली कॉन्स्टिट्यूशन स्ट्राइक द राइट बैलेंस बिटवीन कोर वैल्यूज एंड एडेप्टिंग द न्यू सर्कमस्टेंसेस। जैसे कि यूएसए का जो कॉन्स्टिट्यूशन है काफ़ी रिजिड है, उसको चेंज करने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। लेकिन जैसे कि और कोई कॉन्स्टिट्यूशंस होते हैं वो काफ़ी फ्लेक्सिबल होते हैं, उसको मतलब कि कितने बार भी वो, जैसे कि ब्रिटेन का जो भी कॉन्स्टिट्यूशन है काफ़ी फ्लेक्सिबल है, जब चाहे वो एक नया बिल पास करके अपना प्रीवियस बिल को कैंसिल कर सकते हैं। तो वहाँ के लोगों की कोई आइडेंटिटी नहीं हो सकती, मतलब कि कोई भी दूसरा देश अगर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ेगा तो वो डिसाइड नहीं कर पाएगा कि ये आखिर यहाँ के लोगों की आइडेंटिटी है कि ये देश किस बेसिस पे चल रहा है, डेमोक्रेसी है, मोनार्की है, एनार्की है क्या। तो by striking a balance between the possibility to change the provision and the limit of such changes, the Constitution has ensured that it will survive as a document respected people.
तो इन दोनों के इन दोनों के बीच में बैलेंस रखते हुए कि कोई भी लिमिट को कुछ चेंजेस करना है, लेकिन ऐसा नहीं कि वहाँ का जो पीपल है उसको रिस्पेक्ट ही ना किया, उसकी डॉक्यूमेंटेशन जो है, मतलब कहते हैं ना कि एक पीपल का जो एक आइडेंटिटियल डॉक्यूमेंटेशन होता है उसकी रिस्पेक्ट ही ना किए, वो सरवाइव होना ही चाहिए। एंड दिस अरेंजमेंट ऑल्सो इंश्योर दैट नो सेक्शंस या फिर नो ग्रुप कैन ऑन इट्स ओन सबवर्ट द कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये इससे इंश्योर होता है कि कोई भी सेक्शन या फिर कोई भी ग्रुप कॉन्स्टिट्यूशन को सबवर्ट नहीं कर सकता। ऐसा नहीं कि भाई मैंने कोई मैं ग्रुप बनाया और रूल्स बनाया और मैं हावी होने लगा अब कॉन्स्टिट्यूशन के प्रिंसिपल्स पे। ऐसा हम नहीं कर सकते। अब बात कर लेते हैं कि भाई टाइप ऑफ गवर्नमेंट क्या होता है। टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट, देखो पहला टाइप होता है गवर्नमेंट डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी एक ऐसा फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है जो अलाउ करता है लोगों को कि लीडरशिप को वो चुने, या ना कि अपने आप कोई आया और कहा कि भाई मैं आज से आपका लीडर हूँ। ऐसा नहीं, यहाँ पे लोग चुनते हैं लीडरशिप को। और प्राइमरी गोल होता है कि इसको गवर्न किया जाए फेयर रिप्रेजेंटेशंस के थ्रू और प्रिवेंट किया जाए कि किसी भी पावर का मिसयूज ना हो। डेमोक्रेसी में ये होता है कि कोई प्राइमरी गोल ये होता है कि फेयर रिप्रेजेंटेशन हो और किस जिस अगर जो उसको रिप्रेजेंटेटिव बनाया जा रहा है उसका पावर मिसयूज वो अपना ना करे। डेमोक्रेसी यहाँ तक कि एडवोकेट करती है फेयर एंड फ्री इलेक्शन, जिसमें सिविक का पार्टिसिपेशन होता है, उसमें ह्यूमन राइट का प्रोटेक्शन होता है, वहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन किया जाता है। ये डेमोक्रेसी के कुछ पॉइंट्स हैं जिससे हमें पता चलता है कि ये गवर्नमेंट डेमोक्रेसी है या नहीं। अब ओलिगार्की का मतलब क्या होता है? ओलिगार्की गवर्नमेंट आखिर क्या होती है? ओलिगार्की गवर्नमेंट होती है ये कलेक्शन ऑफ इंडिविजुअल है जो पूरे के पूरे नेशन पे रूल्स करते हैं, जिसमें कुछ स्पेसिफिक सेट ऑफ क्वालिटी जो जाएगी, वो काफ़ी अमीर होंगे या हेरिडेटरी उनका चलता आ रहा होगा, या कोई एक रेस कोई कास्ट से बिलोंग करते होंगे, या म, ऐसा भी हो सकता है कि किसी स्मॉल ग्रुप को पावर दे दिया गया है, तो वही उस कंट्री को या फिर ग्रुप ऑफ पीपल को चला रहे हैं। ओलिगार्की ऑफन ऑथोरेटिव रूलर्स एंड एब्सेंस ऑफ डेमोक्रेसी पॉलिटिक्स और इंडिविजुअल राइट्स। ये ऑथोरेटिव रूलर्स होते हैं जिसमें डेमोक्रेटिक कोई प्रैक्टिसेस नहीं की जाती है, इसमें किसी का कोई इंडिविजुअल राइट्स नहीं होता, जो ऊपर वाला बोलेगा वही नीचे वाला करेगा, ऐसा टाइप का होता है। एक होता है अरिस्टोक्रेसी। अरिस्टोक्रेसी ये है, ये रेफर करता है गवर्नमेंट जिससे कि स्मॉल है, कोई एक रूल स्मॉल रूलिंग क्लास है, एरिस्टोक्रेट हैविंग पावर ओवर द लोअर सोशियो इकोनॉमिक स्ट्रेटा। ये और दोनों सेम है, लेकिन इसमें क्या होता है कि एक एलाइट रूलिंग क्लास होती है जिसको पावर दे दिया जाता है और वो अपने लोगों को उसी के हिसाब से गवर्न कर रहा होता है। Aristocracies often connect wealth and ethnicity with both ability and right to rule। अगर उनके पास पैसा है और एथनिसिटी है तो उनके पास एबिलिटी होता है कि वो रूल कर सकते हैं। अब मोनार्की की बात करें, मोनार्की एक ऐसा पावर सिस्टम है जो अपॉइंट करता है पर्सन को एज ए हेड ऑफ स्टेट फॉर लाइफ अनटिल एब्डिक्शन, जब तक उसकी मौत नहीं हो जाती, या फिर उसकी डेथ बोल सकते हैं। अगर डेथ नहीं हो जाती तब तक वो हेड ऑफ स्टेट बन के रहेगा और लोगों पे रूल करेगा। ये जो ऑथोरिटी ट्रेडिशनली पासेस होती है डाउन थ्रू अ सक्सेस लाइन रिलेटेड टू अ ब्लड लाइन। ये ब्लड लाइन के तो जैसे कि ये रहा कोई एक हेड ऑफ स्टेट है, कल उसका बेटा हुआ तो वो हेड ऑफ स्टेट बनेगा, बेटी होगी तो भी वो हेड ऑफ स्टेट बनेगी। ये ब्लड लाइन में ट्रांसफ़र होता रहता है। देयर आर टू टाइप ऑफ मोनार्कीज होती है, जैसे कि कॉन्स्टिट्यूशनल एंड एब्सोल्यूट। अब जो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की होती है वो लिमिट करती है मोनार्क पावर को एज ए आउटलाइन इन अ कॉन्स्टिट्यूशन, जबकि एब्सोल्यूट जो है मोनार्क को अनलिमिटेड पावर देती है।
अब थियोक्रेसी के बारे में बात करते हैं। थियोक्रेसी एक ऐसा है कि जैसे ये रेफर करता है टू फॉर्म अ गवर्नमेंट इन विच स्पेसिफिक, कोई एक स्पेसिफिक रिलीजियस होता है। जैसे कि अगर मैं मुस्लिम रिलीजियस की बात करूं, तो वो अपना मुस्लिम लीडर चुनेंगे। अब यही उस कंट्री को रूल करेगा। रिलीजियसली इसको चुना जाता है, वही लॉ बनाएगा, वो उसी को वो कस्टम करेगा। इन मैनी इंस्टेंसेस देयर इज लिटिल टू नो डिस्टिंक्शंस बिटवीन scriptural law and legal codes. Likewise, religious clergy will typically occupy leadership roles, sometimes including the highest office in the nation. कोई भी जैसे कि अगर प्रीस्ट है, मुल्ला है, और भी कुछ कुछ जो होते हैं, वही लीडरशिप करेंगे। अब इनका जो लीडरशिप होगा वो तो एज ए धर्म पे चल रहा होगा। अब धर्म के अकॉर्डिंग ही ये पूरी की पूरी कंट्री को लीड करते हैं। तो आज हम जाना है कि आखिर पॉलिटी होता क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन क्यों ज़रूरत है हमें, टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट क्या होती है। तो ये पहला लेक्चर था। आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा। तो अगर आप यहाँ तक रुके हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करके जाइएगा, और क्या इम्प्रूवमेंट मैं कर सकता हूँ ये भी आप कमेंट सेक्शन में डालिएगा। ओके, टिल नाउ, कल मिलते हैं फिर। थैंक यू।